फिर हम नोट्स चेक करते हैं, उसे इम्पोर्टेंट मार्क करते हो। सीए में क्वेश्चंस करने का तरीका ही है, हमें 4-5 महीने में इतने सारी नई चीजें सीखनी है। तो ऑब्वियसली एक तुम्हें खुद वैसे ये रियलाइज हो रहा है तुम्हारी मेंटल ग्रोथ कितनी हुई है पिछले 2 महीने में, कि दिमाग थोड़ा ओपन हो गया है। लॉ में ज्यादा लग रहा है, अकाउंट्स में भी बहुत ग्रोथ हुई है। फाइनल अकाउंट्स एनपीओ में बच्चों को एक्चुअली अकाउंट्स से पकड़ में आ जाता है। तो उस चीजों की वजह से तुम्हें खुद ये धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि आप लोगों का माइंड जैसे एक्सपैंड कर रहा है, मेंटली चीजों की समझ और बढ़ रही है। तो क्वेश्चन करने का तरीका ही ये है कि जब भी क्वेश्चन करो उसे एनालाइज करो, क्या ये इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने सेकंड टाइम मेहनत नहीं करनी, उसे क्रॉस करो। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे से गलती हो जाती है, मुझे पेपर से पहले इसे दोबारा करके देखना चाहिए। जैसे अभी आज जो मैंने क्वेश्चन मार्क करवाया डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन तो इजी है पर सॉल्व करते करते गलती हो जाती है, कोई किसी ने फाइनेंशियल ईयर लगा दिया, किसी ने कैलेंडर ईयर लगा दिया, ऐसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो कि ये डू कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो या तो क्रॉस करना है या इंपॉर्टेंट या डू कैटेगरी। जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना ऐसे मार्क्स जरूर कर। समझ में आई इसमें, मतलब 1 जनवरी से था 31 तक, ये समझ में आई कि डेप्रिसिएशन कब तक का लगाऊं, कैलेंडर ईयर कब आ रहा है, और वो क्वेश्चन आपको बताएगा बुक्स कब क्लोज होगी। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर, तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, नहीं तो फाइनेंशियल ईयर। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्या क्वेश्चन कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रहा है कि बुक्स कब क्लोज हो रही है, नहीं तो अपनी असम्पशन लिखो। ठीक है, 99% क्वेश्चन में ये चीज क्लियर की जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक है, वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला चैप्टर था उसमें हमने सेक्शन नंबर 1 और 2 ही पढ़ा था, जिसमें हमने 2 सब सेक्शन H 2A ऐसे कुछ सेक्शंस पढ़े थे। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट में 2D पढ़ा था, और कम्युनिकेशन के रूल्स पढ़े जो कि गिवन है सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 8 तक। अलग अलग जगह को हमने सेक्शंस याद नहीं किए। फिर थर्ड चैप्टर में हमने कोर सेक्शन पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक पढ़े। याद होगा ना सबको। सेक्शन 10 में तो बेसिक रूल्स थे, 11 और 12 में कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, 13 से लेके 22 तक हमने डिस्कस किया था फ्री कंसेंट टॉपिक के बारे में। 23 सेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो उसके बारे में, 24 में अगर ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स हो, 25 में जब कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है, 26 से लेके 30 में ऐसे अग्रीमेंट जिनको वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। उसके बाद हम डायरेक्टली आए परफॉर्मेंस चैप्टर पे। परफॉर्मेंस चैप्टर में हमने कुछ सेक्शन स्किप किए, हमने सीधा पढ़ना शुरू किया 37 सेक्शन से। जो 31 to 36 सेक्शन हैं ये कहाँ पे छुपे हुए थे, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने पढ़ा 31 सेक्शन में डेफिनेशन के कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर उसके रूल्स बड़े बड़े सारे 32 से लेके 36 सेक्शन में उसके रूल्स बताए गए हैं कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब बनेगा। 37 में आया फाइनली परफॉर्मेंस क्या होता है। 38 में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को वैलिड परफॉर्मेंस कब बनाएंगे। 39 में ब्रीच क्या होता है, या परफॉर्मेंस होगी या फिर ब्रीच होगी। 40 से लेके 44 तक हु कैन परफॉर्म। 40 में था पर्सन हिमसेल्फ और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज एजेंट। 41 में था थर्ड पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस अगर हो। 42 में था जॉइंट प्रोमिसर और उसके रूल्स थे 43 और 44 में। फिर 46 सेक्शन से लेके 50 तक हम लोगों ने पढ़ा था टाइम और प्लेस के बारे में, किस टाइम पे परफॉर्म करना है। फिर परफॉर्मेंस के कुछ रूल्स पढ़े थे कि साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होगी या फिर एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना होगा, एंड उससे रिलेटेड कुछ और रूल्स आए। उसके बाद हमने अगला सेक्शन डिस्कस किया था 59 से लेके 61 तक। कौन सा था 59 से 61? वेरी गुड, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगर किसी पर्सन ने मल्टीपल डेट्स दिए हों और वो रीपे ना कर पाए, तो हमने मल्टीपल डेट्स को किस तरीके से एडजस्ट करना है। अगर उसने एक पेमेंट की है विच इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द होल डेट, तो उसे किस चीज के साथ एडजस्ट करना है। तो सेक्शन नंबर 59 कहता था डेटर इंडिकेट करेगा वहीं पे। सेक्शन नंबर 60 अगर डेटर इंडिकेट ना करे तो
क्रेडिटर जो भी बोलेगा, और सेक्शन नंबर 61 अगर ना डेटर ने बोला ना क्रेडिटर ने कुछ स्पेसिफाई किया तो क्रोनोलॉजिकली टाइम की सीक्वेंस में हम लोग करते थे। सेक्शन 62 में था म्यूचुअल अग्रीमेंट, आया ना याद, हमने ये सब कुछ पढ़ा है। 63 to 67 सेक्शन हमने याद नहीं किए, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट ऐसे अलग अलग रूल से रिलेटेड थे। फिर हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा सेक्शन नंबर 68 से लेके सेक्शन नंबर 72। क्या था इसमें, क्या था नेसेसिटीज वाला, क्या था नेसेसिटीज वाला 68 to 72 में? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स की 5 टाइप्स, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स की 5 टाइप्स के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है हमने, जिन एफ एम, जिन रिवर्स लिखना है। 68 सेक्शन में एन आता है, नेसेसिटीज अगर सप्लाई कर रहे हो किसी भी माइनर को, आई से इंटरेस्टेड पार्टी, जी से पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटुइशियस सर्विसेज या वर्क। उसके बाद 71 में एफ एम, एफ से फाइंडर ऑफ गुड्स, एंड 72 में पेमेंट अंडर मिस्टेक्स। उसके बाद हम लोगों ने ब्रीच पढ़ा, डैमेजेस की कैलकुलेशन पढ़ी सेक्शन नंबर 75 में, डैमेजेस की कैलकुलेशन कैसे होती है, हेडले वर्सेस बैग्सन-लेल, ये सारे सेक्शन पढ़े। तो 1 to 75 सेक्शन हमने पढ़े, सेक्शन यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक। उसके बाद 76 से लेके 123 सेक्शन, इसमें पहले था कि गुड्स की परचेज सेल पे क्या रूल लगेंगे, बाद में गवर्नमेंट ने ये सेक्शन डिलीट कर दिया, इसके लिए एक अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो आपको 76 से लेके 123 सेक्शन कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। 75 सेक्शन तक हमने यूनिट 6 तक पढ़ा, 76 to 123 में गुड्स की परचेज सेल थी, जो कि गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, रिपील मतलब डिलीट कर दिया गया है। इसकी बजाय एक नया एक्ट आ गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हमने सीधा सेक्शन 124 से पढ़ना शुरू किया। 124 में क्या पढ़ा हमने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब सब कुछ ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, 124 से लेके 240 तक सेक्शंस हम पढ़ेंगे, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, और फिर एजेंसी। तो 124 में सबसे पहले हमने पढ़ा इंडेमनिटी का मतलब। 125 में कि अगर इंडेमनिटी होल्डर को स्यू किया जाए उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या रिकवर कर सकता है। 126 में कि गारंटी क्या होती है। 129 में गारंटी 2 तरह की होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में डिस्कस किया गया 129 में। 133 में वेरिएंस नहीं हो सकती है। 142 में नो मिस रिप्रेजेंटेशन, 143 में नो कंसीलमेंट, 144 में कोश्योरिटीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। वेरी गुड। अब बेलमेंट सेक्शन में हमने पढ़ना है, बेलमेंट चैप्टर में आप लोग इसकी हेडिंग ही दे सकते हो, बेलमेंट एंड प्लेज। यहाँ पे मैं आपको याद करवाऊंगी सेक्शन नंबर 148 से लेके 172 तक। वन 148 to 172। अब सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 148। इसमें हमें बताया गया मीनिंग ऑफ बेलमेंट। वन 149 में हम पढ़ेंगे डिलीवरी के बारे में, एक वर्ड आएगा डिलीवरी। 150 में हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन के बारे में। 151 से लेके 158 तक के जो सेक्शंस हैं, इसमें बेलमेंट के रूल्स गिवन है। वो रूल्स के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बना रखा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग लिखोगे एफ कम, वेलकम की जगह एफ कम। अभी आपको समझाती हुई निमोनिक का मतलब भी। सेक्शन नंबर 159 में हम पढ़ेंगे प्री मेच्योर टर्मिनेशन के बारे में। 163 में रिटर्न ऑफ एक्रिशन टू गुड्स। तो ये वाला चार्ट ना, जहां पे आपने बेलमेंट टॉपिक लिखा, बिल्कुल उसके पैरेलल हमने बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हमने ड्रॉ कर लेना है कि हमने इस चैप्टर में 148 से लेके 172 तक सेक्शन सीखने हैं। ये हम बार बार देखेंगे, इसमें कुछ नए सेक्शंस भी हम लोग ऐड करेंगे, और यहीं से आप लोग देखोगे आपको चैप्टर रिवाइज भी होगा कि आप ये देख के पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे
कहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिटर्न ऑफ एक्रीशन टू गुड्स, ACCRATION। इस पेज के ऊपर अब और कुछ मत लिखना, नेक्स्ट पेज पे लिखना है, क्योंकि इसमें और सेक्शंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आया बेलमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्शन नंबर 124। तो कहते कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स दे रहा है एक स्पेशल पर्पस के लिए, और उसे बोल रहा है कि ये पर्पस कंप्लीट होने के बाद तुम मुझे गुड्स रिटर्न कर दोगे या डिस्पोज कर दोगे एज पर माई डायरेक्शंस, तो इसका मतलब कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स दे, वो अपनी गुड्स क्यों दे रहा है, एक स्पेशल काम करने के लिए, और उसे बोल रहा है कि जब ये स्पेशल काम हो गया उसके बाद मेरी चीज या तो मुझे वापस कर देना, या फिर मैं जो भी डायरेक्शंस दूंगा उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग डिस्पोज कर देना। एक और वर्ड लिखवा रही हूँ, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करे, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स दे, जैसे कि मान लो लेट से राधिका क्लास लगाना भूल गई, या फिर वो बिजी थी तो वो क्लास नहीं लगा पाई। नेक्स्ट डे राधिका ने क्लास में आके अंजलि को बोला कि अंजलि तुम मुझे अपने नोट्स दे दो, मैं तुम्हें नोट्स कॉपी करके तुम्हारे नोट्स तुम्हें वापस कर दूंगी। तो इस केस में अंजलि ने राधिका को अपनी गुड्स दी, अपनी नोटबुक दी एक स्पेशल पर्पस के लिए कि वो नोट्स कॉपी कर ले, और जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाएगा वो नोट्स क्या करने हैं, उसने रिटर्न करने। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेल। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरी कार खराब हो गई, तो मैं कंपनी के पास गई, मैंने कंपनी को बोला कि आप इस कार को रिपेयर करके मुझे वापस मेरे घर पे डिलीवर कर दो। तो क्या हो रहा है इस केस में, मैंने अपनी गुड्स किसी को डिलीवर की, मैंने मर्सिडीज कंपनी को अपनी कार दी, और एक स्पेशल पर्पस के लिए मैंने बोला कार का एक्सीडेंट हो गया था, कार में कोई रिपेयर वर्क है, आप उसे कंप्लीट कर दो, एंड उसके बाद वो गुड्स क्या कर देनी है, मुझे रिटर्न कर देनी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, लेट से हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट है युवराज, लेट से युवराज आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो युवराज ने बोला कि मैम मेरे घर पे ना मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पड़े हैं, मेरी सारी डिग्रीज, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े हैं, तो मुझे ये है कि पीछे से ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए या चोरी ना हो जाए, पीछे से खराब ना हो जाए, तो आप इनका ध्यान रखो, जब मैं कनाडा से वापस आऊंगा मैं आपसे पेपर्स वापस दे दूंगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, युवराज ने, एक पर्सन ने अपनी गुड्स किसी पर्सन को डिलीवर कर दी एक स्पेशल पर्पस के लिए कि मैं अपनी कस्टडी में रखूं, मैं अपनी सेफ्टी में रखूं, एंड उसके बाद उसे वो गुड्स क्या कर दूंगी, रिटर्न कर दूंगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेल। जो पर्सन गुड्स दे रहा है उसे हम लोग बोलेंगे बेलर, जिस पर्सन को गुड्स मिल रही हैं उसे हम लोग बोलेंगे बेली। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड्स की डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, तो सेक्शन नंबर 125 हमें समझाता है कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इंडेमनिटी वाले सेक्शन लिख रही हूँ, पता नहीं क्यों। 124 में तो इंडेमनिटी था, सॉरी माय मिस्टेक। 148 में है बेलमेंट एंड 149 में है डिलीवरी, सॉरी मैं बात सही बता रही हूँ बट मैं पता नहीं क्यों इंडेमनिटी चैप्टर पे चली गई। 149 सेक्शन में है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जब पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला जाता है, मतलब चीज पहले फिजिकली किसी और के पास थी, उसके बाद चीज किसी और पर्सन के पास चली गई। अंजलि ने अपने नोट्स राधिका को दे दिए, मैंने अपनी कार रिपेयरिंग कंपनी को दे दी, जो भी रिपेयरिंग कंपनी थी उसे दे दी, युवराज ने अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे कस्टडी के लिए दे दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेलमेंट में कि गुड्स एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, क्या होना जरूरी है, डिलीवरी होनी जरूरी है। अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो बेलमेंट हो ही नहीं सकती। जैसे कि एक आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ, लेट से मैं दिवाली पे नई मूवी देखने गई इलांटे,
तो मैं मूवी देखने गई और मैंने अपनी कार पार्किंग में पार्क कर दी, क्या ये बेलमेंट है? क्यों? मैंने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी है और वो मेरे से पार्किंग के लिए पैसे भी चार्ज करेंगे। 2-3 घंटे बाद मैं मूवी देखने आऊंगी और अपनी कार वापस ले लूंगी। क्या ये डिलीवरी है? स्पेशल पर्पस है, पार्किंग करने के लिए गाड़ी दी है मैंने। पर कार की कीज किसके पास है? मैंने सिर्फ कार की कस्टडी उनको दी है, सिर्फ उनकी एक सर्विस ली है कि मैं उनकी कार को यूज कर रही हूँ। बट कार को यूज करने का राइट सब कुछ किसके पास है? अभी तक मेरे पास ही है। यहाँ पे क्या नहीं हुआ है? डिलीवरी हुई ही नहीं। तो डिलीवरी का मतलब क्या है? जब पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला जाए। पोजेशन मतलब उसे यूज कर सकता, उसका कुछ कर सकता है, एक स्पेशल पर्पस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पार्किंग ऑफ कार इज नॉट इक्वल टू बेलमेंट। ये आपको 5 मार्क्स की केस स्टडी आ सकती है। तो 5 मार्क्स की केस स्टडी में जैसे हमने कल क्वेश्चन लिख के भी देखा था, हम बेलमेंट का मीनिंग लिखेंगे और एंड में उनको ये बता देंगे कि ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या चीज मिसिंग है। उसका रीजन बताना पड़ेगा ना, क्यों बेलमेंट नहीं है, क्योंकि डिलीवरी तो हुई नहीं। पहले पहले पार्किंग करिए। यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यही था। अगर मैं कार वैले पार्किंग में दे रही हूँ, मैंने उनको बोला कि ये लो कीज एंड आप मेरे से चार्जेस ले लेना, आप ही पार्किंग करो, जब मैं वापस आऊंगी मेरी गाड़ी मुझे लाकर दे देना। या फिर अगर हम 5 स्टार होटेल्स में जाते हैं तो वहां पे डोर पे ही हमसे हमारी कार की कीज ले लेते हैं, वो खुद पार्क करते हैं और बाद में हमारी कीज हमें वापस कर देते हैं। तो वैले पार्किंग में मैं डिलीवरी कर रही हूँ, तो वहां पे क्या क्रिएट हो रही है? बेलमेंट क्रिएट हो रही है। वहां पे मैं बेलर हूँ और जो सर्विसेज मुझे दे रहे हैं वो बेलनी है। आपको आगे इसका और रेलेवेंस भी समझ आएगा इसी से लिंक करके। जो डिलीवरी है इसमें एक वर्ड क्या है? मान लो मैं क्लास में रूल बना दूं कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट है ना, कोई भी उसे अपने नोट्स नहीं देगा, कि वो लॉस बियर करे, कोई भी बच्चा उसे नोट्स नहीं देगा। तो अब अगर राधिका अंजलि से नोट्स मांगेगी तो अंजलि तो नहीं देगी। आई होप कि वो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। तो राधिका ने इसके नोट्स चोरी कर लिए। जब वो पानी पीने गई उसने उसके बैग से नोटबुक निकाल ली। क्या ये बेलमेंट है? क्योंकि बेलमेंट में क्या चीज है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जब हम अपनी मर्जी से अपनी कोई आइटम किसी और को दे रहे हैं तब डिलीवरी होती है और तब बेलमेंट क्रिएट हो सकती है। तो अगर वॉलंटरी मूवमेंट नहीं है गुड्स का तो उस केस में डिलीवरी हुई ही नहीं। उस केस में राधिका के पास पोजेशन तो है पर वो बेलमेंट नहीं है, वो चोरी है। राइट? डिलीवरी 2 तरह की हो सकती है। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आता है सेम टॉपिक, सेम टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट, गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पे गए। जैसे कि जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी, तीनों केसेस में गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। राधिका ने अंजलि से नोटबुक ली, मैंने रिपेयरिंग कंपनी को अपनी कार दी, युवराज ने अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए। तीनों चीजों में क्या हो रहा है? फिजिकली गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करती है कि मैं आपको गुड्स दे रही हूँ। तो अंजलि की राइटिंग बहुत अच्छी है और सारी क्लास को पता है कि अगर कोई भी क्लास नहीं लगाएगा तो अंजलि ने तो अच्छे नोट्स बनाए होंगे, तो अंजलि की नोटबुक लेनी है। तो लेट से अंजलि की नोटबुक है मनमीन के पास एंड राधिका ने ऐसे बोला कि मुझे आपके नोट्स कॉपी करने हैं, मुझे आपके नोट्स चाहिए। कहती मेरे पास नहीं है, मैं मनमीन को फोन कर देती हूँ तो मुझसे ले लेना। तो इस केस में डिलीवरी तो हो रही है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं, बट अंजलि गुड्स नहीं दे रही है, एक थर्ड पार्टी गुड्स दे रही है। इस केस में किस टाइप की डिलीवरी हो रही है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है? मान लो मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया एंड पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले गए, या फिर मैंने गलत पार्किंग कर दी थी, पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले गए। मैंने रिपेयरिंग कंपनी को बोला कि आप वहां से पिकअप कर दो और कार रिपेयर करके मेरे ऑफिस में डिलीवर कर देना। अब इस केस में किस टाइप की डिलीवरी हो रही है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है, थर्ड पार्टी उनको डिलीवरी दे रही है। समझ आ गया सबको? आसान है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 150 कि क्या बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन होनी जरूरी है? तो आप लोग तीनों एग्जांपल्स को सोच के, मैं 3 एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको शुरू से,
तीनों एग्जाम्पल्स को सोच के मुझे बताओ, क्या इस केस में कंसिडरेशन जरूरी है या नहीं है? नहीं। जब राधिका ने अंजलि से नोट्स लिए, उसने कोई पैसे नहीं दिए। जब युवराज ने मुझे बोला मैम मेरे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखो, वो मेरे से फ्री में सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर जब मैं इंश्योरेंस रिपेयरिंग कंपनी को बोल रही हूँ कि मेरी कार रिपेयर करके दो, उस केस में कंसिडरेशन थी। पर तीनों ही वैलिड पेमेंट है, मतलब कि कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी देयर। कंसिडरेशन के होने या ना होने से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कंसिडरेशन हो भी सकती है, कंसिडरेशन नहीं भी हो सकती। कंसिडरेशन में और मे नॉट बी देयर। यहां से हमारे पास एक टॉपिक आया, टाइप्स ऑफ बेलमेंट। कि बेलमेंट किस किस टाइप की होती है। तो दो तरीके से आप बेलमेंट की टाइप्स डिफाइन कर सकते हो। एक होती है ग्रेटुशियस बेलमेंट। ग्रेटुशियस बेलमेंट होगी, बताओ विद कंसिडरेशन होगी क्या विदाउट? विदाउट। ग्रेटुशियस का मतलब क्या होता है? थैंकफुलनेस। तो युवराज ने मुझे बोला मैम मेरे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखो। राधिका ने अंजलि को बोला कि तुम मुझे नोट्स कॉपी करने के लिए दे दो। ये कोई सर्विसेज के लिए चार्ज नहीं कर रहे हैं ना अपनी। तो यहाँ पे क्या हो गई? ग्रेटुशियस बेलमेंट। दिस इज विदाउट कंसिडरेशन। एक होती है नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट। नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट किस टाइप की हो गई? विद कंसिडरेशन। इस केस में कंसिडरेशन एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि जब मैं अपनी कार रिपेयर करने के लिए दे रही हूँ, उस केस में ग्रेटुशियस बेलमेंट, नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट। समझ आया ना सबको? कितनी आसानी से तीन सेक्शन याद हो गए। पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि बेलमेंट होता क्या है। तो बेलमेंट को डिफाइन करने के लिए आप लोग बोलोगे, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स दे रहे हैं। मान लो मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दूं, क्या ये बेलमेंट है? मान लो मैं किसी को अपना घर रेंट पे दे दूं, क्या ये बेलमेंट है? क्या घर गुड्स है? गुड्स नेचर में क्या होती है? मूवेबल। इमूवेबल चीज गुड्स थोड़ी होती हैं। तो स्पेशली लिखो ये, जहां पे डेफिनेशन लिखी, गुड्स मतलब नेचर में चीज क्या होनी चाहिए। तो अगर कोई इमूवेबल चीज है, सेक्शन 148 अप्लाई ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है, वो बेलमेंट बन ही नहीं सकता। उसके ऊपर तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह के, रेंट एक्ट के रूल लगेंगे। उस टाइम पे अगर मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में लड़ाई हो जाए, हम बेलमेंट चैप्टर के रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है। एक्चुअली हमने इस चैप्टर में करना क्या है, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेलर के क्या राइट्स हैं, बेली की क्या ड्यूटीज हैं। जैसे कि एक एग्जांपल सुनो, मान लो अंजलि ने नोट्स दिए और राधिका से गलती से नोट्स के ऊपर चाय गिर जाए, सारे नोट्स खराब हो गए। 2 दिन बाद उसके पेपर है और उसके सारे नोट्स स्पॉइल हो गए। तो इसके क्या लीगल राइट्स हैं, सामने वाले की क्या लीगल ड्यूटीज थी, ये हमें कहां से पता चलेगा? बेलमेंट चैप्टर से। अगर बेलमेंट ही नहीं है तो राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट नहीं होंगे। अगर बेलमेंट है तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट होंगे। मान लो युवराज ने मुझे पेपर दिए एंड बाय चांस चंडीगढ़ में कोई राइट्स हो गए, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई और मेरे घर से पेपर चोरी हो गई। तो युवराज की मेरे अगेंस्ट क्या राइट्स हैं? अगर बेलमेंट बनी थी तो बेलर वाले राइट्स हैं, अगर बेलमेंट नहीं बनी थी तो बेलमेंट वाले राइट्स नहीं है। मैंने अपनी कार रिपेयर करने के लिए दी, लेट से मैंने इलांटे में कार पार्किंग की। दो सिचुएशन सुनो, एक है मैंने इलांटे में कार पार्किंग के लिए दी, एक है मैंने मर्सिडीज कंपनी को रिपेयर करने के लिए दी। लेट से दोनों केसेस में मेरी कार चोरी हो जाती। तो इलांटे में जब कार पार्किंग के लिए दी थी, मेरे कोई लीगल राइट्स नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उनकी एक सर्विस ली थी कि मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रही हूँ, उसके लिए मैं उनको 100 रुपीज दे रही हूँ। तो मेरे कोई भी राइट्स नहीं है बेलर के। बट जब मैंने कार रिपेयर कंपनी को दी, अगर वहां से रात को गाड़ी चोरी हो जाए, मैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ। यहाँ पे बेलमेंट क्रिएट हुई थी, मेरे राइट्स थे एज अ बेलर और उनकी ड्यूटीज थी एज अ बेलर। तो मेन इस चैप्टर में हमने ये सीखना है कि बेलर के राइट्स क्या होती हैं, बेलर की ड्यूटीज क्या होती है। ऐसी बुक में एक फालतू का क्वेश्चन गिवन है कि बेली के क्या राइट्स होते हैं और बेलर की क्या ड्यूटीज होती है। तो जो बेलर के राइट्स हैं वो सेम चीज ही ऑब्वियसली बेली की ड्यूटी है, और जो बेली के राइट्स हैं वो सेम चीज ही ऑब्वियसली बेलर के क्या है? राइट्स। तो बिल्कुल रिवर्स तरीके से हम एक ही चीज याद करेंगे, सेकेंड चीज अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मुझे डिफाइन करना पड़े बेलमेंट है क्या, अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आई, ये पता करना पड़ेगा कि बेलमेंट है क्या। तो पता करने के लिए 4 चीजें हैं। सबसे पहले गुड्स होनी चाहिए, सेकेंड डिलीवरी होनी चाहिए। गुड्स किस चीज के लिए दे रहे हो आप? एक स्पेशल पर्पस के लिए, और उसमें ये कंडीशन हो
कि गुड्स रिटर्न की जाएंगी आफ्टर दैट पर्पस, कि उसके बाद चाहे तो गुड्स आपके पास वापस आएंगी या आपकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज कर दी जाएंगी। मान लो अंजलि की सीए फाउंडेशन क्लियर हो गई एंड अंजलि के जूनियर्स को भी पता चल गया कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसके नोट्स लेने चाहिए। किसी जूनियर ने आके इससे नोट्स मांगे और इसने उसे अपने नोट्स दे दिए, क्या यहाँ पे बेलमेंट क्रिएट हुई है? क्योंकि यहाँ पे गुड्स क्या नहीं होनी, रिटर्न नहीं होनी। बेलमेंट में चारों चीजें चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, गुड्स एक स्पेशल पर्पस के लिए दी जा रही हैं, उसके बाद गुड्स रिटर्न की जाएंगी या फिर बेलर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज की जाएंगी। गुड्स मतलब नेचर में क्या होने चाहिए, मूवेबल। डिलीवरी मतलब सेक्शन नंबर 149 ने बोला डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, जब मर्जी से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स दी है। डिलीवरी दो तरह की हो सकती है, एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, कंस्ट्रक्टिव में थर्ड पार्टी की वजह से मूवमेंट हुई है, थर्ड पार्टी के थ्रू मूवमेंट हुई है। सेक्शन नंबर 150, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होनी जरूरी है? इट मे और मे नॉट बी, इट डज नॉट इम्पैक्ट वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बेसिस पे मुझे पता चला बेलमेंट दो तरह की होगी। अगर कंसिडरेशन एग्जिस्ट करती है हम बोलेंगे नॉन ग्रेटोशियस बेलमेंट, अगर कंसिडरेशन एग्जिस्ट नहीं करती हम बोलेंगे ग्रेटोशियस बेलमेंट। एक और तरीका है ऐसे टाइप्स बनाने का, फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर। कई बार बेलमेंट इस टाइप की होती है कि उसमें सिर्फ बेलर का फायदा हो रहा है। जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी उसमें से मुझे बताओ ऐसे कौन सी एग्जांपल थी जिसमें सिर्फ बेलर का फायदा हो रहा है? किस केस में, किसने? हाँ, अगर युवराज ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए संभालने के लिए, इस केस में किसका फायदा हो रहा है? सिर्फ युवराज का। उसे एक सर्विस मिल रही है कि उसके डॉक्यूमेंट्स का कोई ध्यान रखेगा, तो ये किसके बेनिफिट के लिए बेलमेंट क्रिएट हो रही है? बेलर के बेनिफिट के लिए। एक हो सकता है फॉर बेनिफिट ऑफ बेली। किस एग्जाम्पल में हमने ऐसा किया था कि सिर्फ बेली का फायदा हो रहा था? जब राधिका ने नोट्स कॉपी करने के लिए, तो सिर्फ किसका फायदा हो रहा था? बेली का फायदा हो रहा था। ठीक है। एक हो सकता है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, ये दोनों का ही फायदा हो रहा था। कौन से एग्जाम्पल में था ऐसे? कार रिपेयर वाली। ठीक है जी, कार रिपेयर वाले में, क्योंकि मेरा फायदा हो रहा है, मेरी कार रिपेयर हो रही है और रिपेयर कंपनी उससे कोई ना कोई इनकम अर्न कर रही है, उनका बिजनेस चल रहा है, इसीलिए मैंने इसकी 3 एग्जाम्पल दी थी। आसान है, सब समझ आया ना? अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग लिखोगे रूल्स। फर्स्ट पेज पे आपने सिर्फ सेक्शंस की लिस्ट बनानी है, कौन कौन से सेक्शंस हम किस सीक्वेंस में याद करेंगे। सेकेंड पेज पे मैंने आपको 3 सेक्शंस एक्सप्लेन किए, 148, 149 एंड 150, और साथ ही हमने टाइप्स भी पढ़ी। थर्ड पेज पे हम लोग इसके कुछ रूल्स लिखेंगे, मैंने अभी आपको उसका शॉर्टकट बताया। तो पहला रूल है सेक्शन नंबर 151 में। सेक्शन नंबर 151 कहता मान लो जो आपने गुड्स दिए उसमें कोई फॉल्ट है, उसमें कोई गड़बड़ है। जैसे कि लेट्स से सूर्याश ने मुझे बोला कि मैम आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, मैंने ना कहीं घूमने जाना है, क्या मैं एक दिन के लिए आपकी कार यूज कर सकता हूँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए? तो मैंने कहा ठीक है भाई ले जाओ, और कार की ब्रेक्स खराब है और इसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा नुकसान हो गया, इसके सारे फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती हो गई। तो अब जो हमने गुड्स दी उसमें क्या है, कोई फॉल्ट है, और सामने वाले को उस फॉल्ट की वजह से क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो क्या सूर्यांश मेरे से डैमेजेस मांग सकता है कि मैम आपकी वजह से देखो एक बच्चे की डेथ हो गई तो क्या वो मेरे से कोई डैमेजेस मांग सकता है? तो हम कहेंगे कि जो फॉल्ट है ना, एक होते हैं नोन फॉल्ट, एक होते हैं अननोन फॉल्ट। नोन फॉल्ट मतलब मुझे पता था मेरी गाड़ी की ब्रेक्स खराब है, मैंने कहा इसे जरूर दो ताकि आगे से ये मेरे से मांगे ही ना एक है अननोन फॉल्ट्स, मुझे भी पता ही नहीं था कि गाड़ी की ब्रेक्स खराब है, मैं कम यूज करती हूँ, मेरे से इसने मांगी और मैंने दे दी। अगर नोन फॉल्ट्स हैं, बेलर हैज टू कंपनसेट।
हाँ, तो इसलिए मैं कंपनसेट कर रही हूँ। अगर नोन फॉल्ट है तो क्या करना पड़ेगा, बेलर को कंपनसेट करना। बट अगर अननोन फॉल्ट है, अननोन फॉल्ट में अगर नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट है तो कंपनसेट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसे बोलूंगी, एक तो फ्री में गाड़ी लेके गया है, ऊपर से मेरे से ही डैमेजेस मांग रहा है, और मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी के ब्रेक्स खराब है। इट इज अ जेन्युइन एरर। गाड़ी गैराज में खड़ी रहती है, मैं तो यूज ही नहीं करती ये वाली कार। तो उस केस में तो मैं कोई डैमेजेस नहीं पे करूंगी, ठीक है। पर अगर नॉन ग्रेटुशियस पेमेंट थी, लेट से मैंने एज अ टैक्सी किसी को कार रेंट पे दी थी, ऐसी कुछ कंपनीज है ना जो अपनी कार रेंट पे देती है, जूम कार, ऐसी कुछ कंपनीज है। मान लो मैंने किसी से पैसे लिए थे और उसे बोला था तो 2 दिन के लिए मेरी कार यूज कर सकते हो। अब उस केस में जब मैं किसी से पैसे चार्ज कर रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे अपनी गुड्स के बारे में बताना। अगर किसी को कोई नुकसान होगा तो मुझे उसके लिए उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो केस स्टडी आएगी, आपसे पूछा जाएगा किस केस में कंपनसेट करना है, किस केस में नहीं। देखो, अगर नोन फॉल्ट है, कॉमन सेंस से याद करो। अगर मुझे पता है कि गुड्स में कोई फॉल्ट है, आई एम अवेयर ऑफ द फॉल्ट्स इन द गुड्स, तो मुझे हमेशा ही कंपनसेट करना पड़ेगा, चाहे ग्रेटुशियस बेलमेंट है चाहे नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट। बट अगर अननोन फॉल्ट है, मुझे खुद भी नहीं पता था, बट कोई नुकसान हो गया सामने वाले को, तो ग्रेटुशियस बेलमेंट में मैं कौन सा किसी लालच के लिए ऐसा कर रही थी, मुझे नहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। बट नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट में मैं कंसिडरेशन चार्ज कर रही थी, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सही गुड्स दूं। अगर सामने वाले को कोई नुकसान हुआ, मुझे उसके लिए उसे कंपनसेट करना। सही है। सेकंड है सेक्शन नंबर 150 टू 153, रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। तो जब हमें किसी की गुड्स मिलती हैं, जो बेली है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स का क्या करे, रीजनेबल केयर करे। रीजनेबल वर्ड का मतलब लाइक प्रूडेंट मैन। राधिका नोट्स कॉपी कर रही है, उसने अंजलि के नोट्स टेबल पे रखे जहां पे उसका छोटा भाई बट खेल रहा है। उसे पता है कि यहाँ पे चाय पड़ी है, उसने अपने नोट्स संभाल के स्टडी रूम में रख दिए, बट अंजलि के नोट्स उसने केयरलेसली टेबल पे रख दिए और वहां पे चाय भी पड़ी है। तो उसकी ड्यूटी बनती थी कि टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, कि अगर वो आपकी गुड्स होती तब आप जो ध्यान रखते, वो सिमिलर ध्यान उसे रखना चाहिए था। तो इस केस में बेली लायबल होगा कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उसने प्रूडेंट मैन की तरह काम नहीं किया। सिमिलर एग्जाम्पल को युवराज वाले एग्जाम्पल के साथ भी नहीं करूँ। जब युवराज ने मुझे अपने पेपर्स दे के, मैम आपने संभाल के रखनी है, मैंने लॉकर में इसके सारे पेपर्स रखे, मेरे पेपर्स भी लॉकर में पड़े होते हैं, इसके पेपर भी लॉकर में पड़े थे, एंड हम दोनों के पेपर्स चोरी हो गए, क्या ये मेरे से कोई कंपनसेशन मांग सकता है, क्योंकि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ एज अ प्रूडेंट। तो बेली की ड्यूटी बनती है कि उसने रीजनेबल केयर रखनी है। रीजनेबल केयर मतलब जैसे कि वो अपनी गुड्स की रखता, अगर उसके बाद भी कोई डैमेजेस हो रही है, सामने वाले को कोई नुकसान हो रहा है, वो कंपनसेट नहीं करे। थर्ड, सेक्शन नंबर 154 टू 155। ऑथराइज द यूज ऑफ गुड्स। तो बेली की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज करेगा, ऑथराइज्ड पर्पस के लिए। हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है एफ का। एफ से आया फॉल्ट, देन सी से आया केयर, गुड्स की केयर रखनी है, देन यू से आया यूज, कि गुड्स को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अंजलि ने राधिका को नोट्स दिए कि तुम इसे कॉपी कर लो ताकि तुम्हें एग्जाम में हेल्प हो जाए, तो सिर्फ वो वही काम कर सकती है। अगर वो उन नोट्स को कॉपी करा के ऑनलाइन पब्लिश कर दे कि ये एक सीए फाउंडेशन के नोट्स अवेलेबल हैं और उससे इनकम अर्न करे, तो अंजलि बोलेगी कि तुम मुझे इसके लिए पे करो। अगर मैं अंजलि के ऊपर फ्रॉड का केस कर दूंगी, तुम मेरे नोट्स को ऐसे कैसे सेल कर रहे हो, तुम्हारे पास इसके लीगल राइट्स थोड़ी हैं, मैं इससे डैमेजेस मांगू, तो ये इंडेमनिटी मांगेगी राधिका से। राधिका को इसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है,
इंडेमनीफाई का मतलब कंपनसेट अगेंस्ट द लॉस। मैं राधिका से मैं अंजलि से क्या मांगूंगी, मैं अंजलि को बोलूंगी कि तुमने सेक्शन नंबर 23 के अंडर एक वॉइड एग्रीमेंट किया है, इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। याद आया आपने, ऐसा कोई वर्ड पढ़ा था? इसने मेरी प्रॉपर्टी की इंजरी की, मेरे नोट्स सेल करके पायरेसी कर दी एक तरह से इसने। ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये इनकम अर्न कर रही है, ऑनलाइन इसने नोट्स पब्लिश कर दिए, तो मैंने इसके ऊपर फ्रॉड का केस कर दी। एंड अब ये किससे इंडेमनिफिकेशन मांगेगी? राधिका से। तो बेली की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज करे? ऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज करे। मतलब कि मान लो एक्स ने वाई को अपनी गाड़ी रेंट पे दी और उसने बोला कि मेरे पास लाइसेंस जो है सिर्फ पंजाब का लाइसेंस है, कि मेरी गाड़ी तुम सिर्फ पंजाब में ड्राइव कर सकते हो, इससे बाहर नहीं लेके जा सकते। बट वो उसकी गाड़ी दिल्ली तक ले गया। उस केस में पुलिस वालों ने उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगा दी, तो क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने, बेली ने अनऑथराइज्ड यूज किया। उसने उसे बताया था कि मेरी कार सिर्फ पंजाब में यूज हो सकती है और कहीं यूज नहीं हो सकती। समझ आ गया सबको? सेक्शन नंबर 156 टू 157। लास्ट केस में ना सिर्फ सेक्शन 154 है, यहाँ 155 टू 157। मिक्सिंग ऑफ गुड्स। कोई गलती है सेक्शन में? Reasonable care के one reasonable care के 151 और 152। मैं एक बार चेक करके आपको दिखाती हूँ सारे सेक्शन। पहले हम अभी एक बार कंटिन्यू करते हैं। मिक्सिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बेली है, बेलर की गुड्स को पर्सनल गुड्स के साथ मिक्स कर दे। अच्छा, नंबर थोड़ी देर वेट करें। कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बेलर की गुड्स बेली अपनी पर्सनल गुड्स के साथ मिक्स कर दे। जैसे कि मान लो कोई पंजाब में फार्म है, यहाँ पे एक फार्मर ने कॉटन ग्रो किया एंड उसके साथ ही एक और फार्म है, तो जो दूसरा फार्मर है उसने भी क्या किया? कॉटन ग्रो किया। एंड ये एक फार्मर ना जर्मनी घूमने जा रहा है, तो इसने बोला कि मैं तुम्हारा अपनी गुड्स भी तुम्हारे वेयर हाउस में रखना चाहता हूँ, कि यहाँ पे जो तुम्हारा वेयर हाउस है, मैं यहाँ पे अपनी कॉटन कुछ टाइम के लिए रखना चाहता हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तुमसे अपनी कॉटन वापस ले लो। एंड बेली ने ध्यान नहीं दिया, दोनों पर्सन की कॉटन क्या हो गई? मिक्स हो गई। दोनों फार्म्स की कॉटन मिक्स हो गई। अब जो फर्स्ट पर्सन था ए, इसके फार्म की जो कॉटन है उसका रेट है 1000 पर यूनिट, एंड जो पर्सन है बी, इसके फार्म की कॉटन का रेट है 500 पर यूनिट। तो क्या होगा इस केस में? ऐसा पॉसिबल है ना कि कई बार बेलर बेली को गुड्स दे और वो बेली गुड्स को अपनी पर्सनल गुड्स के साथ मिक्स कर ले। तो अगर वो अपनी पर्सनल गुड्स के साथ मिक्स कर ले, हम बोलेंगे कि गुड्स दो तरह की हो सकती है। एक है कि गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, एक है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो उसने अपनी बाइक दी होती और उसने अपनी बाइक अपने गैराज में खड़ा दी थी, तो सेपरेट किया जा सकता है, पता चल जाएगा उसमें से इजीली कि इसकी बाइक कौन सी है। अगर सेपरेट किया जा सकता है तो जो बेली है उसे सेपरेट करके देगा एट हिज ओन कॉस्ट। बेली टू गेट द गुड्स सेपरेटेड एट हिज ओन कॉस्ट। बेली अपने खर्चे पे गुड्स को अलग अलग करवा के देगी, ठीक है। पर मान लो अगर सेपरेट की ही नहीं जा सकती, फॉर एग्जाम्पल अगर दो कॉटन मिक्स हो गई है, अब ये सेपरेट थोड़ी की जा सकती है हायर और लोअर क्वालिटी की, तो इसके लिए बेली क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा बेलर, उसे उसके लॉस के लिए कंपनसेट। आसान है, सब समझ आया? हम लोग पढ़ रहे हैं बेलमेंट चैप्टर। बेलमेंट चैप्टर में सबसे पहले पेज पे मैंने आपको सेक्शंस लिखवाए। मैंने बोला 148 में हम लोग पढ़ेंगे बेलमेंट का मतलब, 149 में डिलीवरी का मतलब, 150 में कंसिडरेशन। 151 से लेके 158 तक हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। इन रूल्स में से ही 90% क्वेश्चन आएंगे। जो राइट्स एंड ड्यूटीज बनेंगे सारे इन रूल्स में से ही बनेंगे। उसके बाद 159 में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्री मैच्योर टर्मिनेशन के बारे में। 163 में पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ एक्रीशन टू गुड्स।
फिर हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ने शुरू किए। सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड आया बेलमेंट का मतलब क्या होता है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स दे रहा है, गुड्स की डिलीवरी कर रहा है एक स्पेशल पर्पस के लिए, उसे बोल रहा है कि ये पर्पस कंप्लीट होने के बाद या तो मेरी गुड्स मुझे रिटर्न कर देना या मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज कर देना, इसे हम बोलते हैं बेलमेंट। जो गुड्स दे रहा है उसे बोलते हैं बेलर, जिसे गुड्स मिल रही हैं उसे बोलते हैं बेलर। 149 में डिलीवरी दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। एक्चुअल डिलीवरी में पर्सन ने खुद अपनी गुड्स फिजिकली किसी को दी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज की। नेक्स्ट आया 150, क्या कंसिडरेशन होनी जरूरी है। इट मे और मे नॉट बी देयर, इट डज नॉट इम्पैक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। If there is consideration, it will be called as non-gratuitous bailment. If there is no consideration, it would be called as gratuitous bailment. So we can also say that gratuitous bailment may be for the benefit of bailor or bailee or both. दोनों के बेनिफिट के लिए भी हो सकती है, बेलर के लिए भी और बेली के लिए। फिर हमने रूल्स पढ़ने शुरू किए, तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म याद की एफ का। पहला वर्ड आया हमारे पास फॉल्ट, कि मान लो हमने कोई गुड्स दी है उसमें कोई फॉल्ट, तो अगर नोन फॉल्ट है आपको हमेशा ही कंपनसेट करना पड़ेगा, पर अगर अननोन फॉल्ट है तो सिर्फ नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट में कंपनसेट करना। बेली की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स का रीजनेबल केयर रखे, जस्ट लाइक अ प्रूडेंट मैन, जस्ट लाइक वो अपनी गुड्स का ध्यान रखता है। नेक्स्ट यू का मतलब है यूज ऑफ गुड्स। जो बेली है वो गुड्स को सिर्फ यूज करेगा ऑथराइज्ड पर्पस के लिए, अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। एम मिक्सिंग ऑफ गुड्स, बेली जो गुड्स है अपनी गुड्स को और बेलर की गुड्स को सेपरेट रखेगा। अगर वो मिक्स कर देता है तो शायद गुड्स सेपरेबल होंगी, शायद नहीं होंगी। अगर सेपरेबल है तो वो अपने खर्चे पे सेपरेट करवा के देगा, अगर सेपरेबल नहीं है तो वो उसे कंपनसेट करेगा। लास्ट रूल है हमारे पास एक्सपेंसेस। कई बार बेलमेंट के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक हो सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि जब युवराज ने मुझे अपने पेपर संभालने को दिए, मुझे खुद ही शक हुआ कि शायद चंडीगढ़ में हालात खराब हो रहे हैं, शायद राइट्स वगैरह हो जाएं, लोगों के घर पे चोरियां हो रही हैं, तो ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट पेपर्स चोरी हो जाए। और युवराज मेरे ऊपर ट्रस्ट करके डॉक्यूमेंट छोड़ के गए, तो मैंने क्या किया, बैंक में लॉकर ओपन करवा लिया, उस लॉकर में अपने पेपर्स भी रख दिए और युवराज के पेपर्स भी रख दिए। अब जो लॉकर का रेंट है, जो मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया, क्या मैं उससे रिकवर कर सकती हूँ? तो ये एक क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉट प्रिडिक्टेड, पता नहीं था ये खर्चा होगा, अचानक से एक नया एक्सपेंस आ गया। जब अंजलि के नोट्स राधिका ने लिए और राधिका ने पढ़ा कि अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगी नोट्स का तो इतना नुकसान हो सकता है सामने वाले को, उसने देखा कि नोट्स इतनी बुरी हालत में है, 2 दिन बाद इसका एग्जाम है, मैं ऐसे करती हूँ इसके सारे पेपर्स को लेमिनेट करवा देती हूँ। उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर किया। तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस रिकवरेबल होता है? यस, हमारी कॉमन सेंस बता रही है हमें रिकवरेबल होना चाहिए नेचर में। तो ये हमेशा क्या होगा नेचर में, रिकवरेबल। ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो कि पता था इनकम होगा, ठीक है। मैंने रिपेयरिंग कंपनी को बोला कि आप मेरी कार रिपेयर कर दो, उन्होंने बोला हम आपसे 20,000 रुपए चार्ज करेंगे और आपकी कार रिपेयर कर देंगे। अब मेरी कार रिपेयर होने में 2-3 दिन लग गए, तो वो रात को स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करके जाते थे कि ऐसा ना हो कि गाड़ी चोरी हो जाए। कहते मैम सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी आप दो, क्या ये एक्सपेंस को मेरे से रिकवर कर सकते हैं? ये तो ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, उनको पहले से ही पता था ये इनकर होगा। और ये एक नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट है, जब वो मेरे से सर्विसेज के लिए पहले से ही चार्ज कर रहे हैं, वो सर्विसेज में इंक्लूड हो गया ना ये प्राइस। समझ आया? ऑर्डिनरी एक्सपेंस मतलब अगर सूर्यांश मुझे बोले कि मैम मैं घूमने गया हूँ और जो मैंने कार में पेट्रोल फिल करवाया, आप पेट्रोल मुझे पे करो, तो क्या मुझे पे करना पड़ेगा? अगर ग्रेटुशियस बेलमेंट है, इसमें आप 2 टाइप्स लिखो, अगर ग्रेटुशियस बेलमेंट है तो अलग रूल होगा, नॉन ग्रेटुशियस है तो अलग। लॉजिकली सोचो, ग्रेटुशियस बेलमेंट मतलब बिना कंसिडरेशन के होगी। क्या ऑर्डिनरी एक्सपेंस रिकवरेबल होना चाहिए कि नॉन रिकवरेबल? रिकवरेबल होगा, क्योंकि एक तो फ्री में किसी को गुड्स दे रहे हो, ऊपर से अगर कोई आप एक्सपेंस इंकर करोगे तो आप उसे बोलोगे ना कि मुझे उसके लिए कंपनसेट करो। पर जो नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट है उस केस में वो क्या होगा,
जैसे कि अगर मेरी कार की सेफ्टी के लिए रिपेयरिंग कंपनी बोले हमने सिक्योरिटी गार्ड हायर किया, हमने स्पेशली अपने ऑफिस के बाहर सीसीटीवी लगाए ताकि ध्यान रह सके कि कोई चोरी ना करे, तो वो मेरे से थोड़ी कंपनसेशन मांग सकते हैं, वो तो मेरे से पहले ही सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं। तो नॉन ग्रेट्यूशियस बेलमेंट में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिकवरेबल नहीं होते, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हमेशा ही रिकवरेबल। सब समझ आया? आज के लिए लास्ट टूल, रिटर्न ऑफ एक्रीशन टू गुड्स। एक्रीशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई एक्रीशन का मतलब? कभी वर्ड सुना ही नहीं? इंक्रीज, इंक्रीमेंट। देखो जहां पे रूल्स लिखे थे, एक्रीशन का मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट होना। क्या लिखा है हमने ये? हाँ जी 163, एक्रीशन मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट होना। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक अंकल का फार्म है और उनके पास टोटल 10 हेन्स हैं, और उनके बेटे ने उन्हें बुलाया है कि आप मेरे पास अमेरिका घूमने आ जाओ। तो वो अपनी 10 हेन्स अपने भाई को देके जा रहे हैं। उनके भाई का भी पोल्ट्री फार्म है और उसका भी पोल्ट्री फार्म है। उसने उन्हें 10 हेन्स दी, और जब वो वापस आया तो हेन्स के 5 बच्चे हो गए। तो कहता मुझे 15 हेन्स वापस मिलनी चाहिए, कि मैंने 10 हेन्स दी थी और 5 उसके बच्चे हो गए, उसमें इंक्रीमेंट हो गया। कहता नहीं, आपने 10 दी थी, आपको 10 ही वापस मिलेंगी। तो बताओ कितनी हेन्स वापस मिलेंगी? 10 मिलनी चाहिए कि 15 मिलनी चाहिए? 15। रिटर्न ऑफ एक्रीशन टू गुड्स। अगर मैंने किसी को कोई गुड्स दी हैं, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर भी किसका राइट है? बेलर का ही राइट। तो आप इसके साथ सिर्फ लिख लो कि बेलर का राइट होता है एक्रीशन पे। मतलब अगर मैं प्राची को बोलूं कि प्राची तुम मेरा एक गोल्ड संभाल के रखो, उसे मैं बोलूं कि गोल्ड की वैल्यू है 1,00,000 रुपए एंड ये 10 ग्राम्स गोल्ड है, तो मैं इसे संभाल के रखूं। जब मैं इसे वापस मांगने हूँ, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया, लेट्स से गोल्ड का प्राइस हो गया 1,20,000। कहते मैम आप 9 ग्राम ले लो, आपने 1,00,000 का गोल्ड दिया था तो आप 1,00,000। मैं उसे बोलूंगी कि नहीं, एक्रीशन के ऊपर किसका राइट है? बेलर का राइट। आसान है जी। छोटा सा होमवर्क देती हूँ। तो फर्स्ट पेज पे व्हाट इज बेलमेंट आप अच्छे से समझ पाओगे। इसके असेंशियल एलिमेंट्स हमने सब कुछ कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ बेलमेंट हमने कर लिए हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर सारे डन हैं। ड्यूटीज ऑफ बेली भी डन है। राइट्स ऑफ बेलर डन, राइट्स ऑफ बेली डन। तो राइट्स ऑफ बेलर आप लोग ना चलो सिर्फ राइट्स ऑफ बेलर तक सब कुछ करके आओ। कुछ भी डाउट हुआ मुझे पूछना। फर्स्ट 5 पेजेस। शायद एक आधे सेक्शन में मेरे से गलती हुई है, जो बुक में सेक्शन नोट्स में दिए वो बिल्कुल ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। कल तक आप सब लोग राइट्स ऑफ बेलर तक कवर करके आओ, मैं डाउट्स भी लूंगी, आगे भी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। परसों ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।